हर समाज में उसके जोग्राफिकल लोकेल के हिसाब से कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं। अपवादों को लेकर के ही कहानियां बनती हैं, अपवाद ही तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। पूरे के पूरे नेपाल इज ए क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिक्स इन नॉर्थ बिहार। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए टुवर्ड्स जमींदारी सिस्टम सो दैट वी डोंट डिविएट। एक तो है कि देखिए ये जो डिफरेंट सेनाज बना, नाम तो मुझे एक ही आता है बार बार, रणवीर, बट सनलाइट सेना और आपने और दलितों का भी कुछ फेमस एक सेना था जो लोरिक सेना था, माने 20 करीब सेनाएं। So all these senas and then with Bathes and all and then rise of the left movement, all this thing happened. दो एस्पेक्ट को आपने हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, उस पर आप एक बार फिर से टच कर दीजिए फॉर्मली। एक तो है कि आपने बताया कि अपने लंगट सिंह वाला जो एक स्टोरी बताया वो, और मदन मोहन मालवीय जिसको अवध में लोग और हमें भारत में भी उसको BHU का एक बहुत बड़े फाउंडर मानते हैं, उन्होंने BHU को दिया। बट बिहार का उसमें क्या टच था सर, आप उसे बताइए। जैसे आपने बताया कि बोथ वेयर अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दरभंगा महाराज और समथिंग, तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए। दरभंगा एक बड़ी जमींदारी थी बिहार की, और अब इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि 2400 स्क्वायर माइल्स पे थी जी, 38 लाख 2400 स्क्वायर माइल्स। उसकी अपनी 1880s में रेवेन्यू जमींदारी से तकरीबन 38 लाख रुपया सालाने की थी, इस फेनोमेनल अमाउंट। इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट इस फैमिली ने 1840s में शुरू किया। तो इसने देखा कि अगर हमको सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा जमींदारी से आता है जी, लेकिन इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है थ्रू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना इन लोगों ने शुरू किया। बंगाल में, पूरे देश में इनकी इंडस्ट्रीज थी, पैसे थे, और ब्राह्मण्स थे, लर्नेड ब्राह्मण्स थे। तो जब भारत धर्म महामंडल 1896 में बनता है तो 1900 में महाराजा रामेश्वर सिंह को उसका लाइफ टाइम पैट्रन या प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स का काम शुरू करवाया। इसके तहत कॉलेजेस खुले, स्कूल्स खुले, पुराने टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, और साथ में उन्होंने 2 बार पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस कंडक्ट किए, मथुरा में और इलाहाबाद में। जी, तो इलाहाबाद का जो सेशन था 1903 का जी, उसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि हिंदूज के लिए एक अपनी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, जहां मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर में वो डिप्ड होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी कल्चर को ना भूलें और नई दिशा में भी आगे जाएं। तो इस पर रिजोल्यूशन पास हुआ, और इस रिजोल्यूशन को देखते हुए एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो प्रेसिडेंट थी, और उनका एक अपना अहमियत था। वो एक कॉलेज भी चला रही थी बनारस में। तो उन्होंने इंडिया यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की ऑन द सेम लाइंस और विद सेम मोटिव। और मदन मोहन मालवीय जो पहले भारत धर्म महामंडल से ही जुड़े रहे, बाद तक भी जुड़े रहे, लेकिन वो साइड गेम्स भी खेलते रहे जी। तो उन्होंने भी एक अपना रिजोल्यूशन पास करके दिया। तो 3 रिजोल्यूशंस गवर्नमेंट के पास गई, 1903, 1905, 1907 कि हिंदूज के लिए यूनिवर्सिटीज चाहिए। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया
कि हमारा अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कोई और यूनिवर्सिटी खोलने का कोई पॉलिसी नहीं है। 1910 तक आकर के मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट से बात की, कहा कि हम लोग साथ में मिलकर के अगर काम करें तो यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय के खिलाफ कुछ गवर्नमेंट का ओपिनियन बन रहा था। तो मदन मोहन मालवीय न्यू कि अकेले तो हमको नहीं मिलने वाला है कोई परमिशन। दूसरा, उनके पास पैसे भी नहीं थे। ही केम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जो खुद एक प्रेस चला करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बड़े पैसे चाहिए। तो दोनों ने बात किया। उनके पास कोई कॉलेज भी नहीं थी। टू हैव एन यूनिवर्सिटी यू वांट ए सेंट्रल कॉलेज टू बिल्ड यूनिवर्सिटी अराउंड इट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए म्योर कॉलेज था। तो एनी बेसेंट के पास कॉलेज था, हिंदू कॉलेज था। तो आगे ठीक है, सी सेड कि हम देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू रोप इन द महाराजा ऑफ दरभंगा। विदाउट हिम इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। लेकिन उससे कुछ दिनों पहले मदन मोहन मालवीय ने बीकानेर के महाराजा और कुछ और महाराजाओं से ट्राई किया था कि आप लोग अगर पैटर्न हो जाएं मेरे, तो कुछ पैसे हमको मिलने में आसानी हो जाएगी, लेकिन उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर दरभंगा के महाराज से बात होती है तीनों की, तो कहते हैं कि आप हेड कीजिए और यू हैव द पॉलिटिकल पावर, क्लोजनेस टू द पॉलिटिकल पावर, यू हैव द मनी, यू हैव द इन्फ्लुएंस, तो ये सब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो महाराजा ऑफ दरभंगा ज्वाइन द मूवमेंट एंड एक सोसाइटी बनती है। पहले तो इन्होंने चिट्ठी लिखा, उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी था बटलर। तो बटलर उनका फ्रेंड था, तो बटलर ने जवाब दिया कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो एक प्रोफॉर्मा बनाया है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। इसको देख करके और इसके हिसाब से अगर आप प्रपोजल बना के देते हैं तो वी कैन कंसीडर इट। बात वहाँ से शुरू हुई। फिर वो लोग इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद आकर के एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू यूनिवर्सिटी इन बनारस। उसके एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह। 2 वाइस प्रेसिडेंट होती हैं, एक सर भगवान दास, एक एनी बेसेंट। एक सेक्रेटरी होते हैं सर सुंदरलाल, और 60 मेंबर्स उसके और होते हैं, जिन 60 मेंबर्स में 57th नेम मालवीय का है। लेकिन मालवीय जी की भूमिका क्या थी? तो दरभंगा के महाराज ने अपना पहला दान 5 लाख रुपया दिया। बैंक ऑफ बंगाल में एक अकाउंट खोली गई और उन्होंने पहला डोनेशन 5 लाख रुपये का किया, और उसके बाद डोनेशंस आने शुरू हुए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नवंबर 2010 से लेकर के जनवरी 2011, 2 महीने के दरमियान 38 लाख रुपया जमा हो चुका था। तो वो पैसा इकट्ठा कर सकते थे, सरकार से बात करके मामले को सेटल करवा सकते थे। वो सब सारा काम वो अपने स्तर से कर सकते थे। एनी बेसेंट अपना कॉलेज दे सकती थी, उसका संचालन कर सकती थी। लेकिन ग्राउंड लेवल का जो काम है, सारा अरेंजमेंट्स करना, बिल्डिंग कैसे बनेगा, कौन डिजाइन बनाएगा, कौन ठेकेदार बालू लाएगा, कौन सीमेंट लाएगा, ये कौन करेगा, उसके लिए एक आदमी चाहिए होता है। जो एफिशिएंट मैनेजर। वो एफिशिएंट मैनेजर थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी खुलती भी है तो पहला वाइस चांसलर तो सर सुंदरलाल बनते हैं, उनकी डेथ हो जाती है 6 महीने में। दूसरा वाइस चांसलर बनते हैं शिव स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। वो रिजाइन करते हैं 1 साल के बाद, और ये कहते हुए रिजाइन करते हैं, उनकी चिट्ठी पब्लिश्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड में,
द क्लीक ऑफ मदन मोहन मालवीय, पंडित मालवीय is not letting me work, therefore I tender my resignation. Okay. तो तीसरे वाइस चांसलर मदन मोहन मालवीय बनते हैं. He continues to be the vice chancellor for 20 long years. ठीक है. That is whole story. ठीक है. अब लंगट सिंह. आते हैं आप लंगट सिंह पे. सिमिलरली लंगट सिंह हैं, उनका करियर बहुत छोटे स्तर से शुरू होता है. बहुत एफिशिएंट आदमी थे, वे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे. तिरहुत रेलवे में काम करते थे, ठेकेदारी करते थे, साथ में उनका कुछ अपना एम्बिशंस भी था. जी. पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव थे, भूमिहार के लीडर थे, भूमिहार महासभा में एक हैसियत रखते थे, क्योंकि पैसे वाले बहुत लोग उस समय नहीं हुआ करते थे. छोटा अमाउंट भी बड़ा अमाउंट, आज के हिसाब से छोटा अमाउंट भी उस समय के हिसाब से बड़ा अमाउंट हो जाएगा. तो लंगट सिंह दरभंगा महाराज के साथ माने उनके इशारों पर उनके लिए काम करते थे. इसके कई रिकॉर्ड्स हैं, बस कई दस्तावेज. जब ये भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय खुलता है तो दान का लिस्ट भी छपा हुआ है अखबार में. तो अगर लंगट सिंह का 10,000 का डोनेशन है तो 50,000 के तो 2 डोनेशन इनसे बड़े हैं. वो कहाँ से आए? एक दरभंगा से आया, एक बनारस हथवा से आया. अच्छा. फिर बनारस से आया, फिर नरहन से आया. कई स्टेट्स हैं जिन्होंने दान दिया उसमें. इनका तो नीचे से करीब इनसे ऊपर 20 नाम 25 नाम है. फिर जब एक लॉ आया कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम किसी कास्ट एंड कम्युनिटी पे नहीं रख सकते हैं. अच्छा. तो वहाँ भूमिहार ब्राह्मण, जैसे आगरा में एक बलवंत राजपूत कॉलेज हुआ करता था. अच्छा. उसका भी नाम बदला गया था. उसी तरह से इसको भी आया नोटिस कि आप अपना नाम बदलिए. तो वहाँ की भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय को नाम हटा करके इसको तिरहुत महाविद्यालय अगर किया जाए. ये रामेश्वर सिंह ने कहा कि अगर आप तिरहुत महाविद्यालय करते हैं जी. तो हम इसके साइंस फैकल्टी के लिए 1.5 लाख रुपया देंगे. ये लेटर गवर्नर को लिखा गया. हाँ. लेकिन यहाँ पर हुआ कि नहीं, इसका नाम तिरहुत महाविद्यालय नहीं होगा. अच्छा. और अल्टीमेटली दे सक्सीडेड इन हैविंग द नेम एलएस कॉलेज. फिर उसके अपने पॉलिटिकल. आई वाज प्रिविलेज टू मीट लंगट सिंह के नाती हैं अभी भी, कोई शर्मा जी हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं. उनका फैमिली यूएस में यूटा में है. तो आई थिंक 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे कौशल्या घाट हाजीपुर के पास उनका रेसिडेंस है, तो ही शोड मी ऑल दोस एरिया. तो चलिए वो टॉपिक ख़त्म करते हैं. अभी 2 रैप अप राउंड होगा. एक तो है कि जो बंगाल प्रोविंस था जिसमें बिहार एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था, जिस समय आप ये जमींदारी सिस्टम चल रही थी उस समय मुंशी प्रेमचंद जी भी काफ़ी फेमस थे. काफ़ी लिटरेचर अपना साहित्य के से समाज के अंदर काफ़ी पेनिट्रेट कर गए थे. रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी यहाँ से आते जाते थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर तरह के इंटेलेक्चुअल्स, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे वो ये जो लैंड रिफॉर्म में कौन थे जिनका नाम है सहजानंद. हाँ, सहजानंद जी. So all these big leaders were at the same time they were contemporary थे. वहाँ पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था. तो इनका कंट्रीब्यूशन, इनका सजेशन, ये लोग अपने आप को अलग करके मूवमेंट कहीं और फोकस कर रहे थे. लोग रविंद्र टैगोर वगैरह इस सिस्टम पे क्या बोले. और आप इसको मुंशी प्रेमचंद जी को टच कीजिए कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम पे जो 2-4 लेख लिखी, उससे काफ़ी इमेज का इशू हुआ ये सिस्टम का, जो आपके एक क्या होता है कि लिटरेचर और हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है. इन द सेंस कि लिटरेचर जो है ये 9 रस को रिप्रेजेंट करता है. और ये रस क्या है जी. तो अगर वो पेंटिंग अगर कोई बनाए जिसमें सारे कलर्स को इक्वल तरजीह दे
तो कोई खास नहीं बनेगा। यू प्ले विथ इमोशंस, यू प्ले विथ कलर्स, you play with shades, you play with accentuation of emotions. Correct. Yeah. That makes it more attractive. Hmm. And unless and until a written piece, whether it's a written piece or a piece of painting or a piece of a sculpture, Hmm. अगर उसमें ये भावनाएं जागृत नहीं होंगी, Hmm. तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। And hence that cannot be history. It That has to cannot be be history. correct. तो आप, कोई ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ है तो प्रेम में डूबा ही जिंदगी भर रह जाएगा और रोटी पानी के लिए कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। जी। एक घटना हम उठाते हैं समाज में, किसी जगह से, किसी गांव से, किसी परिप्रेक्ष्य में, और उस पर एक कहानी बिल्डअप करते हैं। हाँ। तो जैसे आपने कहा ठाकुर का कुआं भी ऐसा ही एक कहानी है। क्या है, थोड़ा उसको टच कर दीजिए कि अब वो पूरी कहानी कहने के बजाय हम आपको जिसमें ये बताते हैं कि हर समाज में उसके ज्योग्राफिकल लोकेल के हिसाब से कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं। जी। अब मान लीजिए राजस्थान है, या राजस्थान जैसा एनवायरनमेंट कहीं का है जहाँ पानी थोड़ा दुर्लभ है, हाँ। तो वहाँ पानी पर जिसका प्रभुत्व होगा उसकी शक्ति को समाज मानेगी। करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर पानी पर मेरा होल्ड है तो हम बना के रखना चाहेंगे ना। और ठाकुर कौन है? ठाकुर एक जात नहीं है जी। ठाकुर वो ग्रुप है जो पावर विल्ड करता है। ओके। अब नॉर्थ बिहार में तो ठाकुर ब्राह्मण भी है, ठाकुर नाई भी है। हाँ? ठाकुर जब पहले जब मैंने फोर्ट पे काम किया तो मैंने देखा कि 163 फोर्ट में से 93 फोर्ट्स जो हैं वो उन लोगों के हैं जिनको आजकल महादलित कैटेगरी में रखा जाता है। ये तो और वो जब उन्होंने बना लिया तो उनके परिवार अपने आप को राजपूत में अपग्रेड कर लिए। तो कास्ट मोबिलिटी लेटरल भी रही है और हॉरिजॉन्टल भी रही है इंडिया में। इसको लोग भूल जाते हैं, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। अच्छा। इन एवरी रीजन द हायरार्की ऑफ द कास्ट इज नॉट सेम। करेक्ट, वो तो सही है। हाँ। तो अगर डिफरेंट है तो मूवमेंट रहा है ना। हाँ। जितने बाहर से आक्रमणकारी आए उनके साथ तो अलग अलग ग्रुप में लोग आए, कुछ लड़ने वाले आए, कुछ खाना बनाने वाले आए, कुछ सेवादार थे, सब अलग अलग जात में घुसे। हाँ। एसिमिलेशन हुआ। जी। जो फाइटर्स थे वो राजपूत में गए और वो किस जात से आए थे। जी। तो ये रहा है सोशल डायनेमिक्स है। अब इसमें वही होता है। अब हमारे क्षेत्र में अगर आप जाइएगा, मिथिला में जाइएगा, तो कोई ठाकुर का कुआं मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ। क्योंकि पानी इतनी अबंडेंट है कि एक ही घाट पर आपको सारे लोग पानी पीते हुए और नहाते हुए मिल जाएंगे। जी। वहां उसकी अहमियत ही नहीं है। जहां अहमियत है वहां की बात हो सकता है प्रेमचंद जी के गांव के आसपास कोई सा। प्लस थोड़ा सा ये हो गया है क्या कि चूंकि एजुकेशन अर्बन एरिया में सिमट के रह गया जी। और गवर्नमेंट जॉब्स अर्बन सेंट्रिक थे, तो पढ़े लिखे अर्बन सेंट्रिक हो गए। और जब अर्बन सेंट्रिक हो गए तो आज ही के तरह एक बार परिवार गांव से बाहर निकल जाता है तो लौट के नहीं जाना चाहता है। वो जाता है तो एक टूरिस्ट की तरह। तो टूरिस्ट के देखने का नजरिया और रहने वालों के देखने का नजरिया अलग होता है। हम अगर शिमला जाएंगे तो शिमला मेरे लिए बहुत ही सुंदर एक रमणीय स्थल होगा, टूरिस्ट प्लेस होगा, वहां हम आनंद करके लौटेंगे। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ के रहने वाले बासिंदों को 3 महीने पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है और 3 किलोमीटर पहाड़ पर ऊपर नीचे जा करके पानी लाना होता है। तो मेरे कहानियों में, मेरे कविताओं में शिमला की सौंदर्य तो आएगी, वो कष्ट नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो गांवों की जो समस्याएं हैं वो हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं।
ठाकुर का पानी और पैन इंडियन समस्या नहीं है। जी। घोड़े पर बारात पर ऑब्जेक्शन राजस्थान में हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बारात पालकी के साथ जाती थी या बैलगाड़ी पे जाती थी, और कोई किसी के बैलगाड़ी को रोक नहीं सकता था, क्योंकि बैलगाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति ही उसके कम्युनिटी का नहीं था। करेक्ट। हाँ? तो ये इंटर कम्युनिटी कोऑपरेशन का जो रहा है, देखिए अपवाद सब जगह होते हैं और अपवादों को लेकर के ही कहानियां बनती हैं, अपवाद ही तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब गब्बर सिंह शोले में बेल्ट घुमाते हुए खैनी खाते हुए चलता था और हेमा मालिनी को बसंती को बुला के नचाता था, तो इसका थोड़ी ही माने हो गया कि डाकू मोहर सिंह भी और फूलन देवी भी उसी स्टाइल में रहती होंगी। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक जनरल नैरेटिव बिल्डअप कर लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी किसी के कान में शीशा डाल दिया होगा, तो ये साहित्यकार लोग इसको एक बड़ा ये बना देते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। उनकी लेखनी की एक चमत्कार है, एक अट्रैक्शन है। लिख तो स्वांता सुखाए तो लिख नहीं रहे थे तुलसीदास की तरह। तुलसीदास ने लिखा कि हमने रामचरितमानस स्वांता सुखाए लिखा है, अब किसी को क्यों जाके सुनाए। लेकिन ये जितने साहित्यकार हुए, ये तो स्वांता सुखाए नहीं ना लिख रहे थे, कुछ नाम कमाने के लिए लिख रहे थे, कुछ पैसे कमाने के लिए लिख रहे थे। प्रेमचंद अपने जिंदगी में पैसे ना कमाए हुए हों, लेकिन अमृत राय और उनके भाई लोग तो उन्हीं की रॉयल्टी पर लाखपति हो गए। तो ये तो होता रहा है। आई डिसएग्री विथ, और इसीलिए हमको एक तरह से हम बोलते हैं अक्सर है कि कृपया करके साहित्य से चुन करके आप ले आइए इतिहास में कुछ तथ्य, लेकिन इतिहास को साहित्य मत बनाइए। इतिहास को अगर साहित्य बना देंगे तो समस्याएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, हम फिर बात नहीं कर पाएंगे आगे जी। अब बिहार की जो मैंने किताब लिखी क्राइसिस ऑफ सक्सेशन, ये पूरी की पूरी किताब इसी इशू पे है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू होता है मिड 19th सेंचुरी में और मिड 20th सेंचुरी में कैसे समाप्त हो जाता है। हाँ, ठीक है। और एक कहानी जो मैं भूल गया था, उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको ये कर देता हूँ। बिहार 17th सेंचुरी में सबसे बड़ा उत्पादक था सॉल्ट पीटर का, और सॉल्ट पीटर एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट हुआ करती थी गन पाउडर के लिए, और गन पाउडर जिसके पास होगा वॉर उसके हाथ में होगी। तो 80% सॉल्ट पीटर का उत्पादन इंडिया में होता था, और उस 80% का तकरीबन 75% उत्पादन बिहार में, नॉर्थ बिहार में होता था। 40 किलोमीटर की गंगा किनारे की पट्टी थी जिसमें ये उपजता था, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉल्ट पीटर। ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिहार में लड़ाई ही सॉल्ट पीटर पर कब्जे के लिए हुई जी। और 1756-57 में जब बंगाल की दीवानी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं आई थी, उसी समय में बंगाल के नवाब से बिहार का पट्टा लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सोल राइट्स लिया था सॉल्ट पीटर के प्रोडक्शन एंड ट्रेड के लिए। और उसी समय से उसने अपने लोगों को यहाँ बैठाना शुरू किया, और ये चली है 1910 तक। जब डिवीजन ही हो गया, जब अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं सॉल्ट पीटर के, उस समय इसका वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अब ये देखिए कि सॉल्ट पीटर के लिए कितना पॉलिटिक्स हुआ, बिहार का डिवीजन होता है,
बिहार से एक बड़ा पोर्शन नॉर्थ बिहार का काट के नेपाल को खड़ा किया जाता है। वो जो पूरा मिथिला का जो हम लोग हाँ, तराई है, नेपाल करना चाहिए हम तो। अभी वो मेरी किताब आ रही है हाँ, सुगोली टीटी पर, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाँ, पूरी की पूरी नेपाल इज ए क्रिएशन of the British politics in North Bihar. Viewers, please listen to this. Yes, sir. This is very important. Yeah. You know, कैसे वहाँ जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र बीसी और चौबीसी कहलाता था, एक तरफ 22 ट्राइब्स थे, दूसरे तरफ 24 ट्राइब्स थे। ये 46 ट्राइब्स में बटा हुआ पूरा पहाड़ी क्षेत्र मिथिला का पोर्शन लेकर के और अवध का पोर्शन लेकर के तराई का, कैसे ये नेपाल बनाया गया, खड़ा किया गया एज बफर स्टेट, ताकि वो पीसफुली यहाँ से सॉल्ट पीटर निकाल के ले जाते रहे। क्योंकि अगर सॉल्ट पीटर पर उनका कमांड रहेगा, उसी समय में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, तो वहां भी जरूरत थी गन पाउडर की। यूरोप में वॉर्स चल रहे थे, वहां भी गन पाउडर की जरूरत थी। और इंडिया में तो वो लड़ ही रहे थे, निजाम से भी लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान से भी लड़ रहे थे, मराठों से भी लड़ रहे थे, रंजीत सिंह से भी लड़ रहे थे। तो यहाँ की लड़ाई के सेटलमेंट के लिए भी तो उनको सॉल्ट पीटर की आवश्यकता थी। बाद में जहाज को चलाने के लिए ब्लास्ट के रूप में उसको यूज किया जाने लगा, तो उसके लिए भी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो हर चीज के लिए सॉल्ट पीटर की जरूरत थी, और सॉल्ट पीटर बिहार में था, बिहार पर उनको चाहिए था। तो बिहार में कितना गेम प्लान हुआ होगा आप समझ सकते हैं। सर, मैंने अपनी बुक रिबूटिंग बिहार में ये सॉल्ट पीटर वाला लिखा है, और मेरे पास वही राजेंद्र प्रसाद जी की एक बुक हाथ में लगी थी, जो केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट में मैंने एक रिसर्च में धूल लगा हुआ एक इतनी बड़ी बुक मैंने 50 रुपये में वर्कर ने उन लोगों ने दे दिया कि ले जाइए। आई वॉज सरप्राइज कि वो सब धरोहर को रखना चाहिए था, बट मैंने लिया और उससे काफ़ी मैंने कंटेंट निकाला था। 200 शिप्स पटना के हार्बर से जाती थी भर के। ये जो आज रेस्ट ऑफ द इंडिया बोलते हैं बिहार का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन है और टैरिफ और ये सब ब्ला ब्ला, ये बच्चों को अभी इतिहास पता नहीं है और इस पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता है। 200 जहाज, ये जो परफ्यूम की खेती फ्रांस में जो परफ्यूम का इंडस्ट्री था वाज रन बाय हियर, यहाँ पे वो रॉ मटेरियल होता था, सॉल्ट पीटर यहाँ पे होता था। तो सो मेनी थिंग्स मैंने भी कवर किया है सर, और सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। अभी कमिंग टू द जमींदारी सिस्टम, मेरा यही प्रश्न था, इसको हम लोग अभी ऐसे एंड करेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग थे, जमींदारी सिस्टम के बारे में अभी लास्ट जो हम लोग बात करेंगे सर से, कि वो जमींदारी सिस्टम को कैसे देखते हैं। क्या ये आज के समय में इसको फिर से रिवाइव करना चाहिए इन अ डिफरेंट फॉर्म, बिकॉज गवर्नमेंट इज द जमींदार टुडे, योर लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन बिहार और इन एनी अदर, इवन कर्नाटका आई नो कि आप तो लीज में आप लैंड लेते हो। तो ये मुंबई में उसको होल्डिंग है कि नहीं, फ्री होल्डिंग, ये वो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। इफ़ द गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, तो ये जो छोटे जो जमींदार थे जिनको इतना बदनाम किया गया, जो अभी जो जमींदार, एक तो समाज को जोड़ने में जो हमारा जो फैब्रिक रूरल का टूटा, और ये जो बिरहा की गाना बनना शुरू हुआ, लोग कैलकाटा जाने लगे और महिलाएं यहाँ पे अकेले रह गई, तो सोशल इम्पैक्ट, द बच्चे को रेस करने से में प्रॉब्लम, जो अगर आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहेंगे तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि ब्लैक्स के में क्राइम इसलिए है कि वो सिंगल मॉम के द्वारा रेज होते हैं। बिहार हैड सीन ऑल दोस थिंग्स, और हमें जो रेस्ट ऑफ द इंडिया एग्रेसिव बोलती है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत का हम लोग लीडर रहने के कारण अंडर बंगाल प्रोविंस, राइट, $45 ट्रिलियन का आप लोग जो बात करते हो कि ब्रिटिश ने ले गया, तो 45 ट्रिलियन में तो 70% तो यही से ले गया, बाकी प्रेसिडेंसी था कहाँ जो पैसे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टेट इज फिनोमिनल। आप 50-60 ईयर से इसको न जचे। और बैक टू आवर जमींदारी सिस्टम, तो सर आप बताइए कि आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। आप जमींदारी सिस्टम को अच्छा मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, और क्या इसको वापस लाना चाहिए इन सम होल्ड? इसमें दो इश्यूज हैं। वी कैनॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, ये बात तय है, जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए।
तो एक चीज़ तो ये बता दें, जहाँ तक बदनाम करने की बात या उसको बुरा भला कहने की बात है, वो तो एक पॉलिटिकल फॉलोआउट था, क्योंकि 1947 में जब आज़ादी हुई और बात हुआ कि इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी तो यू विल हैव टू फाइट द इलेक्शंस। जब फाइट की बात आती होती है तो एक से ज़्यादा पार्टी चाहिए, तभी तो फाइट होगी। और अभी तक तो आप लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, तो ब्रिटिश तो चले गए छोड़ के, तो अब किसके खिलाफ लड़िएगा? तो लड़ने के लिए तो कोई चाहिए ना, चाहे वो रियल हो चाहे एक नोशनल हो। तो इन लोगों ने जिन लोगों के सहारे, जिनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर इन लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, जो जमींदार के पैसे और जो रूलिंग चीफ्स के पैसे और सहयोग से ये चला, उन्हीं लोगों को इन्होंने ब्लैक में पेंट कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स को दबा के बैठ गए और समाज में एक भ्रांति फैलाई कि ये अंग्रेज के पिट्ठू थे और ये एक नैरेटिव बनी। इससे हम लोग ज्यादा बदनाम हुए। इसका एक ही प्रतिकार था कि सारे डॉक्यूमेंट्स छप जाए, लोगों के सामने आ जाए, एक उससे ये सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अब क्या हो, तो मेरी तो ये मंतव्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है अब कि हम लोग क्यों नहीं, सारा रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास में कैडेस्ट्रल सर्वे वगैरह का है ही जी, उसको प्रॉपरली डिजिटाइज करें। हर व्यक्ति का हर गांव में कैंप लगा करके एक बैंकिंग सिस्टम के तरह उसका एक अकाउंट बना दे, लैंड अकाउंट, उसमें रजिस्टर हो जाए उसका। 5 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, उसको पूरा बढ़िया से कर लीजिए जी, रिसोर्सेज लगा के करिए एकदम फुल प्रूफ, और उसके बाद उसको बैंक की तरह चलाइए। अगर किसी को जमीन बेचना है, किसी को अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ डेबिट होगा वहाँ क्रेडिट होगा। किसी को बेचना है जमीन, तो यहाँ डेबिट होगा वहाँ क्रेडिट होगा। अब उससे उसके जिसका अकाउंट में जितना है उससे आप डायरेक्ट मालगुजारी ले सकते हैं, या वो अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो ट्रांजैक्शन टैक्स ले सकते हैं। व्हाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड द वे इट इज नाउ जी। सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को अगर पता नहीं है आज तक, या रेवेन्यू सेक्रेटरी को पता नहीं है आज तक कि कितने जमींदार थे, कितने लोगों को कंपनसेशन का बॉन्ड जारी किया गया, कितने लोगों को नहीं जारी किया गया, लैंड के कैटेगरीज क्या हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बिहार गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑफिसर्स को पता नहीं है कि बेलगान भी जमीन हुआ करती थी। अब कोई किसी को दान दिया जमीन, जमींदार, तो उससे लगान थोड़ी लेगा, तो बेलगानी सेटलमेंट होता था। ये कहते हैं कि जो बेलगानी सेटलमेंट है उसको हम मानेंगे नहीं, वो सरकार का जमीन है। जितने दलितों को, गरीब को घर बनाने के लिए, बसोबास के लिए जमीन दिया गया, जो लिया गया, उस जमीन पर टैक्स लगान नहीं लिया जाता था। वो बेलगानी, जो ये कह रहे हैं कि बेलगानी जमीन सारा बिहार सरकार का, तो सबका घर उखाड़ दीजिए, बिहार सरकार का जमीन हो जाएगा। ये जो एनोमली सामने आ रहे हैं, इसका एक ही है कि दे विल हैव टू सिट डाउन, टॉक विथ ओपन माइंड with the people who are still alive from that era जी। अलग अलग क्षेत्रों में जमींदारी के विभिन्न आयामों को समझ करके एक पॉलिसी बनाए, इसका डिजिटाइजेशन करें, एक लैंड बैंक अकाउंट टाइप का खोले हर व्यक्ति का, उसका रूरल बैंक अकाउंट हो चाहे अर्बन अकाउंट हो, उसको भी पता होना चाहिए, ताकि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कहाँ खोजने जाएगा अपना जमीन। अभी तो हजारों लाखों एकड़ जमीन उस तरह का पड़ा हुआ है जिसका कोई वारिस ही नहीं है। सो मैं एक स्मॉल इंटरजेक्शन करूंगा। टेक्नोलॉजी जैसे कि आप सुने होंगे कि कुछ एजेंसीज अमेरिका में चांद पे जमीन बेचने लगी लोग, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। बट जो टेक्नोलॉजी है, रादर देन आप बोल रहे हैं कि ये जो 1 कट्ठा ज़मीन है उत्तर में ये, पश्चिम में ये, इसको सब्जेक्टिव
लैंड के लोएस्ट ऑफिशियल के ऊपर ना छोड़ के आपको आर्मी का जो बॉम्बिंग करता है तो कोऑर्डिनेट्स होता है, बियरिंग, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नेवर चेंजेस। एग्जैक्टली। आप उस जमीन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैप बना दीजिए, दैट विल बी योर, आपने जैसे अकाउंट बोला, लैंड अकाउंट, कोई नहीं है कि दक्षिण में हनुमान मंदिर है, पूरब में पानी है, इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री वेस्ट, इतना ये फलाना ये लैंग्वेज जब तक लॉन्गिट्यूड पृथ्वी रहेगी वो कभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं बदलेगा। आप वो बनाइए, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। दूसरा मैंने एक बार और सजेस्ट किया था, मैंने पढ़ा था कि जोनिंग कॉन्सेप्ट, ये जो बिहार में जो स्ट्रगल है, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ चाहिए, एजुकेशन, तो एक जोनिंग का पूरा वेस्ट में एक बुक लिखा हुआ है, हाउ डू यू जोन योर इंटायर सिस्टम। आप उस जोनिंग के हिसाब से आप टैक्सेशन लगाइए, उस जोन में आप वो इंडस्ट्री डालिए, लोगों को वहाँ पे रेजिडेंशियल रखिए, आप इंटायर चीज़ कर सकते हैं सर। आपने भी उसको टच किया है। 1934 का जो प्रोवर्बियल अर्थक्वेक हुआ था नॉर्थ बिहार का जी, उसके बाद दरभंगा टाउनशिप बनाई गई थी, दरभंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, उसका नक्शा तैयार किया गया। इसमें एक स्ट्रेंज चीज़ था कि दरभंगा का जो टाउन एरिया है उसके बगल से गुजरने वाली नदी जो है बागमती जी, उससे उसका लेवल ऊपर है, जी, नहीं उससे नीचे नीचे है। अच्छा, बिलो तो नीचे हो जाने के कारण क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम उसमें के हिसाब से उसमें नहीं पंप कर सकते थे पानी जी, तो उन लोगों ने डिज़ाइन किया, बीच में 3 तालाब का एक सीक्वेंस बनाया, उसको नालों से जोड़ा, अंदर से इंटरनल नाला बनाया, पूरे शहर का ड्रेनेज उससे निकाल करके उसको बाहर ले जा करके 40 किलोमीटर दूर एक प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह करके डाला जा सकता है। हम आज क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हमने उन नालों पर मकान बना लिए क्योंकि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट एक तो कोऑर्डिनेशन में नहीं है आपस में जी, दूसरा प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। एक बार जब घटना घट जाती है तब हम नी जर्क रिएक्शन होता है हमारा जी, हम पहले से इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। पटना की आबादी 1980 तक 7-8 लाख की थी, जी, गंगा ब्रिज बनी, लोग आने शुरू हुए, नक्सल मूवमेंट शुरू हुए साउथ बिहार में, लोगों ने पटना में जमीन लेके घर बनाना, इसको क्यों नहीं सरकार प्रीएम्प्ट कर पाई? 100%, या जो हमारे नाले थे, आप जाइए बैंकॉक में, उनके नालों में नाव चलती है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें करते हैं जी, उसमें फ्लावर्स मार्केट लग जाती है, लोग टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए। हम वहाँ यहाँ कुछ नहीं कर पाए, उन नालों के ऊपर में अब रोड बनाना शुरू किए हैं जी, एब्सर्ड प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी जो भी ये फैक्ट्री, आपके समाज के मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोग यूपीएससी करते हैं। इंटेलेक्चुअल नहीं होता, देखिए यूपीएससी कौन करते हैं, ग्रेजुएट्स। आई स्टैंड करेक्टेड, नॉट इंटेलेक्चुअल, Yes. बट उस समय के बहुत मेधावी छात्र जो ग्रेजुएशन लेवल का मेधावी नॉलेज छात्र रख के घुसते हैं, मेधावी छात्र हैं, जी। लेकिन उनमें एक भ्रम आ जाता है कि वी आर द मास्टर्स ऑफ ऑल और हमसे ऊपर किसी का ज्ञान नहीं है। Exactly. वो लोग किसी से पूछने नहीं जाएंगे। कृषि पर कानून बनाने वाले, कृषि पर पॉलिसी बनाने वाले अगर किसानों के साथ नहीं बैठेंगे तो किसके साथ बैठेंगे? बिल्कुल 100%। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम करने वाले आईएएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो किसके साथ बैठेंगे और कैसे बनाएंगे? क्या वो इंटरप्रेन्योरशिप उनमें है? बिल्कुल नहीं है, तभी ना वो गवर्नमेंट जॉब में गए। करेक्ट होता तो फिर वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते जी, या कोई बिजनेस चला रहे होते। ऐसा तो नहीं होता है। जी, तो हम लोग इन सब, ये बहुत सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी में डाइल्यूट हो जाती हैं जी, और ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाता है। और वो ब्यूरोक्रेसी बिहार में टूटी हुई है क्योंकि हमने कास्ट लाइंस पे इसको तोड़ दिया। ट्रू। अब एक नई शुरुआत करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद और सही इंटेंट के साथ आना पड़ेगा। जी, तो ये जमींदारी सिस्टम अंत में सर इसको एंड करते हैं। आपने कुछ बताया था नेहरू जी का बहुत ही अलग सोच, ही वॉज अ ड्रीमर इन अ डिफरेंट एरिया, जो भारत के इंडिजिनस सिस्टम को उन्होंने पसंद नहीं किया। इस पर आप कुछ एक्सक्यूज मी, हाँ इस पे बोलिए। नेहरू जी पर काफ़ी किताबें लिखी गई और लिखी जा रही हैं, लेकिन लिखने वालों में 2 तरह के लोग हैं।
एक तो वो है जो एकदम हार्डकोर फैन है, एक वो है जो एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में है, दुश्मन जी, है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिडिल वैलिड, हाँ, माने उनका एक एनालिसिस सही होना चाहिए। हाँ, नेहरू जी को हम देखते हैं कि वो वेस्टर्न एजुकेशन उनका हुआ था, हाँ, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक। राइट, फिर जब इंडिया आए उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में एक बच्ची हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ, उसका डेथ हो गया। फिर उनकी बीवी टीबी से बीमार हो गई। फिर वो बीवी की बीमारी में इलाज के लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड यूरोप घूमते रहे। उसी समय में 1970 का बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है और रशिया में एक नई सरकार आती है और वो 5 ईयर प्लान को लेकर के चलने लगती है। तो ये उस पीरियड में उसी एरिया में घूम रहे हैं और ये सब चीजें उनको इम्प्रेस करती है, जो हाँ, किसी के साथ किसी, होता है। हाँ, वो इम्प्रेशनेबल एज होता है जिसमें True. आपका माइंड वो सारा चीज रजिस्टर करता है। जी, तो वो जब आए तो गांव के तो वो थे नहीं, उनकी परिवार तो जनरेशन से मोस्ट एलिट, हाँ, हाँ, अर्बन एलिट्स थे। तो गांव के बारे में थोड़ा बहुत जो उनको जानकारी थी वो एज टूरिस्ट थी। कैंपेन्स में जब जाते होंगे गांव, कहीं रुक गए, कहीं खा लिए, कहीं किसी के घर में चले गए, तो वो माने तरीके का था। हाँ, तो उनके दिमाग में जो डेवलपमेंट का इमेज था, दैट वाज ए वेरी यूरोपियन स्टाइल ऑफ अर्बन सोसाइटी with all those things that he thought was beautiful. हाँ, Like he loved his breakfast of 2 toast with a 2.25-minute egg. he was a brown British guy, Yes. basically, so तो काफी know. जब इंडस्ट्रियल प्लानिंग की बात हुई तो छोटे इंडस्ट्रीज नहीं, जो गांधी का कंसेप्ट था, हाँ, विलेजेस, तो विलेजेस को छोड़ के आप बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, उन्होंने कहा कि बेसिक मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज हम पहले बिल्डअप कर ले, तब हम छोटे इंडस्ट्रीज ट्रांसलेटिंग से ही आ जाएंगे। हाँ, वो फिर दैट वाज ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हाँ, ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। तो हम लोग नेहरूवियन एरा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया continued to charter the path set by the colonial regime, whether was in terms of development or development in any case, judiciary, education, industrialization, agriculture, militarization, everything. That was supposed to be the ideal. So Gandhi literally became irrelevant for society, for Congress and Nehru by the end of 40s. तो उनको जमींदारी सिस्टम से इतना प्रॉब्लम क्यों था? उन्होंने आपने जो बताया, जो जमींदारी उस पे सर सिस्टम वो से बताइए, प्रॉब्लम नहीं 9th अमेंडमेंट शेड्यूल वाला जो बात है वो बता दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम फाइट नहीं कर सकते हैं जमींदार, उन्होंने छुपा दिया था ना एक कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नहीं, हाँ, कुछ ऐसे बोला ये हुई थी क्या कि जमींदारी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले 51 में। देखिए 2-3 इश्यूज है जिसको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो थी वो जमींदारों के पैसे पे ही चल रही थी। जी हाँ, बिरला के घर में गांधी जी रहते थे। तो दरभंगा राज के साथ नेहरू का एक स्पेशल रिलेशनशिप था। पॉजिटिव या नेगेटिव बता रहे हैं आप, कहानी सब सुनिएगा तब बनेगा। बिहारी भटियारा भी बोले थे वो। तो मैं आपको ये ऑथेंटिक, मैं सोर्स कोट कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कोट करूँगा। ठीक है सर। एक गोरखपुर की फैमिली जिसका कनेक्शन इलाहाबाद के आउटस्कर्ट्स से भी है, एलीट फैमिली, बहुत पावरफुल फैमिली, उसकी एक केस थी जो करीब करीब हारा हुआ, तय था कि ये हार जाएंगे, इसमें कोई दम नहीं है, कोई वकील टेकअप नहीं कर रहा था। जो उस समय इलाहाबाद का जो बार था उसमें बैरिस्टर्स थे जी। और मोतीलाल नेहरू वाज नॉट अ बैरिस्टर, ही वाज ए वकील, लॉयर थे। अच्छा, लॉयर, ही वाज एजुकेटेड इन इंडिया ओनली। अच्छा। तो उनको कोई अच्छा केस नहीं मिलता था, क्योंकि अच्छे केस, पैसे वाले केस जो थे वो बैरिस्टर्स के पास चले जाते थे। जी।
तो जब इनको पता लगा कि ऐसा ऐसा मामला है तो ये गए मोतीलाल जी और उन्होंने कहा कि भाई हमने ये आपका केस जो है इसको इस तरह से देखा है, वैसे भी तो आप हारे हुए हैं ही और कोई ले नहीं रहा है, हमको एंगेज कर लीजिए अगर। तो हुआ कि भाई ठीक है वो, और संयोग से फिर मोतीलाल नेहरू वो केस जीत जाते हैं। अच्छा, जीत जाते हैं तो उन्होंने उनकी जो फीस थी वो दी और उसके बाद कहा कि भाई ऐसा है कि आई एम हैप्पी दैट यू वॉन द केस फॉर मी, मैं आपको बहुत बड़ा तोहफा तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन क्लाइंट में दे सकता हूँ। तो उनके फ्रेंडशिप थी दरभंगा के महाराज के साथ, और दरभंगा के महाराजा ने उस समय में ब्रिटिश कॉटन मिल्स खरीदा था सिटी एलन से जी। ब्रिटिश कॉटन मिल्स के अंतर्गत कानपुर से आगरा के बीच में 150 कॉटन मिल्स थे। तो उसके जो मुकदमे हुआ करते थे जी, उसके लिए उनको एक अच्छा लॉयर चाहिए था, तो उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया। ही वॉज रिटेन एट 10 रेट ऑफ पर डे अपीयरेंस का रेट उनको 2500 का दिया गया उस समय में। वाह, बहुत बड़ा पैसा है। बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि उस समय के लॉयर्स के यही रेट ही थे। जयप्रकाश नारायण के ससुर थे, दरभंगा में लॉयर थे, 1000 रुपया का उनका रेट था एक अपीयरेंस का। तो ये चलता था। ये सिर्फ प्रकाश जी ने अपने जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। तो जब जवाहरलाल नेहरू आए मौज की सीट पर, तो जवाहरलाल नेहरू को वो इम्पोर्टेंस दरभंगा में नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट करते थे एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज हिज फादर वाज एन एम्प्लॉई ऑफ दरभंगा। सो व्यूअर्स इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत तो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉर्नर बना जी। लेकिन द महाराजा हैड ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नेहरू फैमिली जी, बिकॉज another cousin of Maharaja who was a pillar of Allahabad education world, Dr. Amarnath Jha and his father Sir Ganganath Jha, both had been the vice chancellors of Allahabad University, and together that period is 20 years. So they virtually controlled that the domain of education in Allahabad. तो ये क्लोजनेस का एक त्रिकोण था, और इस त्रिकोण में जवाहरलाल नेहरू हेट एंड लव रिलेशनशिप एक इमर्ज करता है, जहां हमको मिलेगा तो वहां हम चोट मारेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि ये इसलिए थोड़ा सा जमींदारों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप का, लेकिन स्टेट लीडरशिप यहाँ खार खाए बैठी थी। क्योंकि स्टेट लीडरशिप में या तो छोटे जमींदार थे जो पहले भी बड़े जमींदारों से खार खाए बैठे थे ड्यू टू एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, टैक्सेशन एंड ऑल। 36 में शहजानंद सरस्वती का जो आंदोलन होता है, उसके बाद बिहार टेनेंसी एक्ट बनती है, जिसमें 3 ही लोग नेगोशिएटर थे, गवर्नमेंट, राज दरभंगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड कांग्रेस। तो इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। 36 में लॉर्ड शिफ्टन जो बिहार के गवर्नर थे वो लिखते हैं महाराज कामेश्वर सिंह को एक बफ शीट पे कि आपसे जिस ऐसे बात हुई थी, जो एक्स्ट्रा पैसा साउथ बिहार, सेंट्रल साउथ बिहार के जमींदारों ने वसूला है अपने रैयत से, वो मैंने उन पर प्रेशर डाल के वापस करवाया। तो इन घटनाओं से ये लोग भी खफा रहते थे। उसी समय क्या होता है, जैसे जैसे ये लोग अड़ गए कि हम लोग जमींदारी एवोल्यूशन कराएंगे, लेकिन थोड़ा ढुलमुल रवैया था। 47 तक ये क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है। एक फाइनेंस मिनिस्टर हुए उस समय सहाय, ओके, आई एम फॉरगेटिंग द फुल नेम।
और सहाय जी थे हजारीबाग के, अच्छा, और वो काफी यशवंत सिन्हा के तो रिश्तेदार ना है। थोड़े करप्ट भी थे, नहीं अच्छा, थोड़े करप्ट भी थे। हम्म, तो उस उनके करप्शन पर सीआईडी के फाइल्स हैं नेशनल आर्काइव में, रेडीली अवेलेबल है सब। जी, उनका खटपट हुआ रामगढ़ के राजा के साथ, और रामगढ़ के राजा ने उनको पकड़ करके अपने लोगों से पिटवाया और गाड़ी सहित हाँ, हजारीबाग पर सड़क से नीचे खाई में फेंक दिया, ओ, इतना ये मान करके कि ये मर गए, लेकिन वो जिंदा बच गए। हाँ, उन्होंने कसम खाई कि जमींदारी एवोल्यूशन करवा के रहेंगे। अच्छा, और आजादी के बाद जमींदारी एवोल्यूशन बिल आती है, जमींदारी एवोल्यूशन बिल आती है, पटना में बिल पास होती है। दरभंगा महाराज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जमींदारी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार एंड बंगाल, हाँ, कोर्ट में मूव किया। कोर्ट में सरकार हारती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। तब तक नेहरू इलेक्शन कैंपेन के लिए पटना आते हैं। अच्छा, यहाँ से दरभंगा जाते हैं। हाँ, दरभंगा में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो दरभंगा का चल ही रहा था कन्फ्रंटेशन, तो दरभंगा को नहीं बताया गया था कि नेहरू जी आ रहे हैं। और दरभंगा आप जाएंगे तो देखेंगे कि एयरपोर्ट से जो रोड आता है वो राज कैंपस को सर्कमवेंट करके जाता है सर्किट हाउस। ओके, एक रास्ता वो है, एक है कि सीधे आप बीच कैंपस से भी गुजर सकते हैं, वहां भी दोनों तरफ फाटक का और रोड है बीच में कैंपस में, जो अब संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो एक पुलिस की अरेंजमेंट की गई फोर्सेस की, तो किसी ने आके मारा है, वो कहा कि भाई क्या बात है, आज अपने कैंपस में बिहार की पुलिस है। तो उन्होंने कहा कि दोनों फाटक बंद करवा दो। अच्छा, तो दोनों फाटक बंद हो गया, तो सारे पुलिस निकल करके जो रोड घूम के जाती थी वहां खड़े हो गए। जब नेहरू जी आए श्री बाबू के साथ गाड़ी से, तो एक तो पहला वो जब हवाई अड्डे पर उतरे तो दरभंगा आज की कोई गाड़ी उनकी अगवानी के लिए नहीं थी, तो थोड़ा सा ये हुआ। फिर वहां से जब शहर में एंट्री किए तो जैसे ही वहां घूमा गाड़ी कैंपस के बाहर से, तो उनको लग गया कि कुछ बात है। तो उन्होंने कहा श्री आपने महाराजा को इन्फॉर्म नहीं किया। तो श्री बाबू साइलेंट, उन्होंने कहा कि चलिए सीधा सर्किट हाउस। सर्किट हाउस गए, वहां से फोन किया महाराजा को, तो वो बोले कौन बोल रहा है? नेहरू बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू या जवाहरलाल? उन्होंने कहा कि मैं जवाहर बोल रहा हूँ, मेरी चाय कहाँ है? बनी हुई चाय आ जाओ। केम ओवर, चाय पे बात हुई, सारे ये सब डिस्कशन हुआ जियोपॉलिटिक्स। तो नेहरू ने वहाँ कहा कि ऐसा हम लोग फैमिली में सुनते आए हैं, क्योंकि कामेश्वर सिंह की जो थर्ड वाइफ है, शी हैपेंस टू बी मौसी ऑफ माय फादर। ओह, वेरी गुड। तो मैंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी गिव अप योर एम्पायर। महाराजा ने कहा वेयर आर द पेपर्स। तो इस तरह से उन्होंने छोड़ा। इसके पीछे एक बात और थी कि जो केस लड़ी जा रही थी, उस केस में छोटे जमींदार कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, और सारा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो दरभंगा और डुमरांव और हथुआ पे आ रहा था। बेतिया वाज ऑलरेडी डेड, सो ये इशू था, फाइनेंशियल इशू भी था। तो अकेले वो सारा बर्डन उठा करके क्यों चलते? फायदा होता तो 50,000 को फायदा होता, इनको नुकसान नहीं था, क्योंकि इनकी स्टेक ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा हो चुकी थी। 1930 से ही सारे जमींदारों को ये कहते आ रहे थे, सीरीज में भाषण है कि आप लोग इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, एग्रो इंडस्ट्रीज खोलिए, किसानों को फ़ायदा होगा, 2 पैसा आपके पास भी आएगा, इस तरह से हम रेलिवेंट भी रहेंगे नए इकोनॉमिक एरा में।
लेकिन लोग नहीं बात सुनेंगे। एक प्रोग्रेसिव स्टेट डिमिनिश्ड एंड दैट इज द एंड ऑफ वेरी स्वीट एरा ऑफ बिहार। चलिए अच्छा ठीक है सर। तो अंत में आपसे तो बात करने का मन नहीं कर रहा है रोकने का, बट वी हैव टू स्टॉप। बट हम लोग फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो द टैगलाइन ऑफ माय चैनल और रादर हमारा चैनल इज़ ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। तो हम लोग बोर नहीं कर रहे हैं। वी बेसिकली बिलीव इन शेयरिंग द नॉलेज थ्रू एंटरटेनमेंट। तो सर जमींदारी पे कुछ एक लास्ट में एज पर द टैगलाइन, एनीथिंग इंटरेस्टिंग, एनीथिंग फनी, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर, जो आपको या चूँकि आप दरभंगा महाराज से संबंध रखते हैं और बहुत हाई रिगार्ड्स है हम लोग उनके प्रति। इनफैक्ट दरभंगा महाराज का स्टोरी बहुत कम बोला गया है। इनफैक्ट आपको बुक और ये आपने लिखा है ऑलरेडी, द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन, आपने दरभंगा महाराज को लिखा है और ये बुक मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ। तो अगेन ये एक थोड़ा सा फन पार्ट है। इज दैट द रीज़न वाई देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ शीत युद्ध बिटवीन भूमियार कम्युनिटी एंड द ब्राह्मण कम्युनिटी, बिकॉज श्री बाबू नेहरू जी एंड जस्ट लाइक फन मैं पूछ रहा हूँ, इसको सीरियसली ना लें। भूमिहार और ब्राह्मणों का जो शीत युद्ध है वो शीत युद्ध उस एरा का नहीं है, ये उसको थोड़ा सा प्रीसीड करता है। क्योंकि क्या हुआ ना कि भूमिहार में दो स्टॉक्स आए। अच्छा, एक नॉर्थ बिहार के ओरिजिनली थे, एक नॉर्थ बिहार से बाहर के आए। वो लोग क्लेम करते हैं अफगान और सब कहाँ से, वो सब सही है। क्लेम करे जो भी क्लेम करे, क्लेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 200 साल से पहले का उनका कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। भूमिहार टर्म कई कंटेक्स्ट में यूज किए गए हैं। ट्रू, हाँ। तो एक जाति के रूप में बाद में आया। करेक्ट जी। पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग अलग अलग कहानियों से, लेजेंड से जोड़ते रहे हैं। अब देखिए ना, महादलित और दलित, ये ओबीसी, ये हमारे शास्त्र में कहाँ है सब वर्ड? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको डिफरेंट तरह से किया है, अलग अलग तरीके से आया है। अब कास्ट इटसेल्फ इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ पोस्ट 10th सेंचुरी एरा। ट्रू, आई एग्री। तो कहाँ से आप एंशिएंट परशुराम और ये समय चले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आती है बात, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसके बहाने बहुत सारी व्याख्याएं हो जाती हैं। समाज को चलने के लिए थोड़ा सा हंसना भी पड़ता है और सिनेमा की तरह कहीं ट्रेजेडी सीन भी आनी होती है, थोड़ा सा कहीं फाइट भी होना जरूरी होता है, तो फिर मोहब्बत भी आती है। तो ये सब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट द मेन थिंग इज डेवलपमेंट शुड गो ऑन। एंड हम अभी भी कहते हैं कि गांव को गांव रहने दीजिए, 100%। शहर को शहर रहने दीजिए। गांव की सामूहिक समूह केंद्रित सभ्यता, ग्रुप सेंट्रिक सिविलाइजेशन, और शहर की व्यक्ति केंद्रित सभ्यता, इंडिविजुअल सेंट्रिक सिविलाइजेशन में फर्क करना सीखिए। नहीं तो हम एक विचित्र अशिष्ट भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे। बिल्कुल, मात्र क्राउड बन के रह जाएंगे, जहाँ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, सर के बारे में आप लोग जितना जानेंगे आप और हम अपने चैनल में भी शेयर करेंगे और भी फ्यूचर में बात करेंगे। ही इज़ अ लिटरली वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। जिस तरह से इन्होंने 2 घंटा 5 मिनट बिना ब्रेक के हम लोग ने नॉन स्टॉप बात किया एवरी टॉपिक पे, और जिस तरह से बोल रहे हैं एज इफ की लग रहा है कि बुक लिख रहे हैं और बुक रीड कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल एट्रीब्यूट गाइज। सो डू लिसन टू आवर हीरोज, दीज आर योर हीरोज, ये आपके हीरोज हैं, आपके घर से आते हैं। Try to learn from them and enrich your life and make Bihar strong. Thank you. So viewers, on the जमींदारी सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में बात निकला मैं सर के साथ कि जो हमारे दरभंगा महाराज थे, जो दरभंगा के जो रिच फार्मर थे,
राजेश्वर जी, राइट, कामेश्वर जी। तो कामेश्वर जी का जो रोल था आज़ाद भारत में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देने का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बहुत लोगों को नहीं पता है। ऑल दे नो अबाउट जमींदारी सिस्टम, इसकी हमेशा वो एक्सप्लॉइटर है, ब्ला 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 ब्ला, जो हम लोग एग्री नहीं करते हैं। और मेरा वीडियोस जो आने वाला है उसको फर्दर उस मिथ को बस्ट करेगा। लेकिन अभी विथ डेटा एंड फैक्ट हम यहाँ पे एक आपने जैसे बताया था उनके पुत्र और ये सब, कि प्लीज़ व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। एक मेरी किताब आई दरभंगा के फॉल पे, महाराजा कामेश्वर सिंह के डेथ के बाद दरभंगा कैसे समाप्त हो गया, इसको लेकर के, क्राइसिस ऑफ सक्सेशन एंड पैलेस इंट्रिग्स। तो उसमें मैंने प्राइमरी सोर्सेज पे काम किया है, महारानियों के डायरी, राजकुमारों की डायरी इत्यादि को लेकर के काम किया। उसमें जो उनकी थर्ड वाइफ जो अभी भी जीवित हैं, महारानी कामसुंदरी, उनकी डायरी का मैंने हवाला दिया जी, और उसको कॉर्पोरेट किया बाकी जगह से भी। तो 1951 में जब बहस चल रही थी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन हो, तो उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे और प्रोटेम सरकार के भी अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट थे, तो उनको मन में था कि भारत का प्रथम प्रेसिडेंट हम ही बने। लेकिन क्या होता है कि एक शाम महारानी डायरी में लिखती हैं कि राजेंद्र बाबू के सबसे ज्येष्ठ पुत्र मृत्युंजय बाबू आते हैं दरभंगा हाउस दिल्ली, 7 मानसिंह रोड, और महाराजा को कहते हैं कि बाबूजी ने एक संदेश भिजवाया है कि जवाहरलाल जी ने राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम तय किया है, तो आप क्या कहते हैं। ये पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन की बात है, तो हम खड़ा हों या ना हों, अगर खड़ा होंगे तो इलेक्शन होगा। तो महाराजा ने कहा कि बाबूजी से कहिएगा कि 6 दिन का समय दें हमको, इस बीच में हम उनको खबर करेंगे। तो मृत्युंजय बाबू को जाने के बाद महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपने मित्र जयपुर के महाराज, ग्वालियर के महाराज, पन्ना के महाराज, देवास के महाराज, इन 4 लोगों को बुलाया और कहा कि आप लोग जाइए और अपने सारे रूलिंग चीफ जितने आपके मित्र हैं उनसे बात कीजिए, अपने क्षेत्र के लोगों से बात कीजिए और एग्जैक्ट फिगर लेकर के 4 दिन में मेरे पास आइए कि हमारे पास कितने एमपी और एमएलएस का सपोर्ट पक्का है। उसी दिन शाम को ऑल इंडिया जमींदार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें बंगाल के 2-3 बड़े जमींदार आए, साउथ के लोग आए और बिहार के तो थे ही। तो वहाँ पर बात हुई कि आप भी अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपी से बात कीजिए और जो एकदम 100% एश्योर्ड वोट हो उसको काउंट करके हम लोग मिले। 4 दिन के बाद मीटिंग होती है, सारी वोट की गिनती गिनी जाती है। उसके बाद महाराजा गए वहाँ से उठ करके, जवाहरलाल जी के साथ शाम का टाइम लिया जाता है चाय पे, और मृत्युंजय बाबू को कहा जाता है कि आप जा करके अपने पिताजी को कहिए कि आराम से इलेक्शन के अपना पर्चा दाखिल करें और ये इलेक्शन होगा और आप जीतेंगे। और जाकर के जवाहरलाल जी से मिल करके रात शाम के चाय पर महाराजा कामेश्वर सिंह ने कहा कि आप या तो राजेंद्र बाबू को नॉमिनेट कीजिए या इलेक्शन होगी और हमारे पास इतने वोट्स हैं, हमारा ही प्रेसिडेंट होगा। और जवाहरलाल जी ने फिर वो नाम अपना हटाया, राजेंद्र बाबू का ही सिलेक्शन हुआ, राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट बने। और राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एज प्रेसिडेंट कहीं जाऊंगा तो मेरा पहला विजिट दरभंगा होगा, और 52 में पहला विजिट उनका दरभंगा होता है। और दरभंगा के साथ उनका क्या संबंध रहा इसके बारे में मैं बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुने गए तो पहला स्वागत भाषण महाराजा कामेश्वर सिंह ने एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर दिया था।
और कहा था कि आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है जब मेरे बिहार का एक लाल आज भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, और ये बड़ी बात थी। वेरी गुड, वेरी हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर।